नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से सेशन जो इंटरप्ट हुआ। तो बहरहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा। और अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जब एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। तो जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो असासे जो तकसीम हुए थे, एसेट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसमें उसके पास डॉलर्स भी मिले, क्योंकि जो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था इंडिया का, वो डॉलर में था। तो जितने डॉलर उसके पास मिले, उतने उसने करेंसी इशू कर दी। लेट सपोज कि उसको 1 लाख डॉलर मिले, ठीक है ना, ये 1 मिलियन डॉलर मिले, तो उसने 1 मिलियन पाक रुपीज इशू कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सचेंज रेट था वो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। क्योंकि अगर सारे लोग जाके स्टेट बैंक के पास जाएं और कहें कि मेरे पास मुझे डॉलर दे दो, क्योंकि एसेट तो डॉलर है, तो वो उनको डॉलर दे सकता था, ठीक है ना। क्योंकि एक्सचेंज रेट 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर क्यों था? क्योंकि आपने उतनी ही करेंसी नोट इशू की है जितने आपके पास एसेट्स है। एसेट्स अब क्या है? डॉलर है। डॉलर आपका रिजर्व, रिजर्व में आपके पास गोल्ड नहीं है बल्कि डॉलर है। तो जितने डॉलर थे उतने आपने करेंसी नोट इशू कर दिए। अच्छा, ऐसा ऐसा इकोनॉमी प्रोग्रेस की होगी, उन्होंने कहा चलो हम 1 लाख नोट और छाप दें। डॉलर आपके पास 1 लाख ही है, आपने क्या किया, 1 लाख पाक रुपीज और छाप दिए। तो अब सप्लाई कितनी होगी? 2 लाख की हो गई। रिजर्व आपके पास 1 लाख डॉलर के ही पड़े हुए हैं, तो अब एक्सचेंज रेट 1 डॉलर 2 रुपए के बराबर होगी। क्योंकि अब अगर वापस करने के लिए जाते, तो आप हर एक को 1 डॉलर नहीं दे सकते। अगर आप एक्सचेंज रेट 1 डॉलर रखते, तो आप सबको 1 डॉलर नहीं दे सकते थे। तो अब आप जो है वो जब 2 रुपए जो देगा उसको 1 डॉलर मिलेंगे, तो 2 रुपए एक्सचेंज रेट हो गया। तो जैसे जैसे आप सप्लाई बढ़ाते गए, आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता चला गया। आपने 3 टाइम कर दी, 4 टाइम कर दी, 5 टाइम कर दी, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, अब एक्सचेंज रेट कम भी हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि आपने कोई एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करने से आपके पास 1 लाख डॉलर आ गए। आपने 2 लाख रुपए इशू किए हुए थे, 1 लाख डॉलर आपके पास रिजर्व में थे। आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट की, उसके आपके पास 1 लाख डॉलर की पेमेंट आ गई। अब आपके पास 2 लाख डॉलर हो गए। तो एक्सचेंज रेट दोबारा 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जो आपके पास डॉलर्स जो आते हैं, वो आपके पास एड की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है ना। आप लोन भी ले लेते हैं। तो इन तमाम ठीक है ना। तो जो आपके लोग बाहर काम कर रहे हैं वो भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस की फॉर्म में भी आपके पास डॉलर्स आते हैं। तो इन तमाम चीजों से आपके पास डॉलर रिजर्व बढ़ते हैं। और कम कैसे होते हैं कि जो आप अगर पेमेंट करें, तो आपने अपनी क्रिकेट टीम का कोच रखा, तो और उसको आप पेमेंट डॉलर में करेंगे। आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट की पेमेंट डॉलर में होगी। इन तमाम एक्टिविटीज से आपके जो रिजर्व हैं वो डिक्रीज होते हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट और सुन लो कि करंटली जो है वो 1 डॉलर तकरीबन 160 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 160 के अगेंस्ट में 1 डॉलर मौजूद होगा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है कि रियलिटी में 200 के अगेंस्ट 1 डॉलर मौजूद हो। लेकिन सेंट्रल बैंक को पता है कि तमाम के तमाम लोग हमसे क्लेम करने के लिए नहीं आएंगे। तो वो हो सकता है कि एक्चुअली 1 डॉलर 200 रुपए के बराबर हो, आपने इतनी सप्लाई की हुई है, लेकिन आपने उसको 160 पे फिक्स कर दिया है। तो आप एक रफ एस्टिमेशन होती है कि हम कितनी हमें एक्सपेक्टेशन है कि लोग हमसे आके डॉलर क्लेम करेंगे, ताकि हम उनकी डिमांड को मीट कर सकें। तो वो उसको जो है वो मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट हो। तो एक्सचेंज रेट जो है वो बेसिकली जो है वो एक करेंसी की दूसरे करेंसी से कितने यूनिट में वो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट फॉरेन करेंसी का आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी से कितने में ले सकते हैं, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है ये हमने देख लिया। और किस तरीके से ये कम या ज्यादा हो सकता है ये भी हमने देख लिया। किस पे डिपेंड करता है? सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा सारा फोकस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे होता है। हर गवर्नमेंट ये बात कर रही होती है कि हमारे रिजर्व इतने रह गए हैं, हमारे रिजर्व इतने बढ़ गए हैं। तो डॉलर के ऊपर जो है वो, जब रिजर्व कम होते हैं तो आपके पास डॉलर की वैल्यू पे प्रेशर आएगा। जब रिजर्व ज्यादा होंगे तो आपको प्रेशर वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। इसके बाद जो है वो अब हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है उसके नेचुरल रिसोर्स पे, उसके ह्यूमन रिसोर्स पे, उसके लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक पे, उसकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे, और जो इकोनॉमिक चॉइसेस जो सिटीजन ले रहे हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट। ठीक है ना, जैसे अब जो ये गवर्नमेंट है, इसकी जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज पे भी डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप गलत पॉलिसीज बनाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने के बजाय डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका इकोनॉमिक पॉलिसी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तमाम फैक्टर हमने डिस्कस किए थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ये आपका मैक्रो में डिस्कस किए होंगे कि जो आपका आउटपुट है वो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा, इनके अलावा कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, वो आपकी पॉलिसीज जो है वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस इकोनॉमी की क्या होगी। ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की दो कैटेगरीज हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। इसको अभी से मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए और इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट करेगी। फिस्कल पॉलिसी को कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके जो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो है आपके पास टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। कि गवर्नमेंट क्या खर्च कर रही है, पुल बना रही है, स्कूल खोल रही है, डेवलपमेंट कर रही है, रोड्स बना रही है। ठीक है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और दूसरा टूल क्या है, टैक्स। तो ये जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, जब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो वहां पर फिर हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में क्या था, देखो हर पॉलिसी का टारगेट होता है। वो टारगेट क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को हम तीन की वेरिएबल्स के जरिए से मेजर करते हैं। यानी कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, और इन्फ्लेशन रेट कम हो, कंट्रोल हो। वो इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो जब ग्रोथ हो रही होगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल होगा। तो ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं इन तीन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि आप देख रहे हैं कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप पॉलिसी बनाएंगे कि यार ग्रोथ हो, या आपके ख्याल में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है तो अब आप पॉलिसी बनाएंगे कि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो, या आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो आप पॉलिसी बनाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो। इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ग्रोथ को, आउटपुट को कंट्रोल करती है एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाकर। ठीक है ना। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाकर आउटपुट कैसे कंट्रोल होता है, इसका मैकेनिज्म समझ लो। देखो, फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। वो आउटपुट प्रोड्यूस करें और वो सेल ना हो, बच जाए। यानी कि एक फर्म ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, 50 यूनिट सेल हुए, 50 यूनिट बच गए, तो अगले सर साइकिल में वो 50 यूनिट नहीं, प्रोडक्शन नहीं करी, उन 50 यूनिट को पहले सेल करी, तो आउटपुट जीरो हो गया। इससे मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी तो आपका आउटपुट सेल ही नहीं होगा। डिमांड जो है वो डिपेंड करती है इनकम पे। तो अगर आपकी इकोनॉमी के लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम कम है, तो उनकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा। तो इकोनॉमी, तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है, कि वो डेवलपमेंट करे, पुल बनाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए, तो उस काम के लिए उसको लोगों को हायर करना पड़ेगा। जब वो लोगों को हायर करेगी तो उनको सैलरी देगी, सैलरी मिलेगी लोगों को तो उनकी इनकम जनरेट होगी। जब उनकी इनकम जनरेट होगी तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, जिसके पास पैसे आएंगे वो जाके सामान खरीदेगा।
जब डिमांड क्रिएट होगी तो फर्म्स फिर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा। अच्छा, फर्म को ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अगेन लेबर हायर करने पड़ेंगे। जब वो लेबर हायर करेगा तो उनको वो इनकम देगा। जब उनकी इनकम जनरेट होगी तो वो फिर डिमांड करेंगे, और इस तरीके से इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक इसी काम को करने के लिए दूसरा तरीकेकार भी है कि फर्म के हो सकता है गवर्नमेंट के पास पैसे ना हो, वो गवर्नमेंट एक्सपेंशन करना नहीं चाह रही है, तो वो क्या करे, टैक्स रिड्यूस कर दे। जब टैक्स रिड्यूस करेगी तो इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि पहले अगर आपके पास अगर 1,000 रुपये, आप 100 रुपये टैक्स देते थे, 50 रुपये टैक्स देते, तो आपके पास 900, पहले 900 बचते थे, अब 950 बचेंगे, तो आपकी इनकम बढ़ गई। आप डिमांड ज्यादा करेंगे, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो फर्म लेबर हायर करेगी, उसकी इनकम जनरेट होगी, और फिर तरीके से आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो अब अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो फिर आपको डिमांड कम करनी है। महंगाई हो गई है, लोग चीजें खरीद रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह से प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अब आपने क्या करना है, इनकम कम करनी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि क्या करना है। ठीक है, ये पॉलिसी वो बनाएगी। अच्छा, इसी तरीके से जो दूसरी पॉलिसी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, बल्कि सेंट्रल बैंक करता है। अब आप कहेंगे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट नहीं होता, सेंट्रल बैंक एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है, और जो उसका गवर्नर होता है वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। अब अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी की भी टारगेट तीन ही है, जैसे फिस्कल पॉलिसी के टारगेट तीन थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का भी टारगेट यही है कि ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो, और अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाए। तो अब ये काम जो है वो करेगा मनी सप्लाई को बढ़ा के या कम करके। ठीक है ना। तो अगर सेंट्रल बैंक ये समझता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि फर्म इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही होंगी, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा कि मनी सप्लाई बढ़ाएगा, ताकि लोगों को के पास पैसे हों। तो मनी सप्लाई बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली प्राइस होती है मनी बोरो करने की। इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर आपको 2% 3% पे जो है वो लोन मिल रहा है, तो फर्म लोन लेंगी, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी, आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी, लेबर को हायर करेंगी, इनकम जनरेट होगी, और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये फिर जो हम जब मॉनेटरी पॉलिसी भी पूरा चैप्टर है, फिस्कल पॉलिसी भी पूरा चैप्टर है, किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को, ये अभी मैं यहाँ पे नहीं बता, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी ये जो है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना। इसमें सिर्फ हम ओवरव्यू देखिए, पॉलिसीज क्या होते हैं, हमने सिर्फ पॉलिसी डिस्कस किया। पॉलिसीज बनाई जाती हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। टारगेट्स तीन हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों टारगेट्स को हम अचीव कर सकते हैं फिस्कल पॉलिसी से भी और मॉनेटरी पॉलिसी से भी। फिस्कल पॉलिसी से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो गवर्नमेंट करेगी, और क्या कर सकती है वो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्सेस को चेंज कर सकती है। ठीक है, और अगर ये काम सेंट्रल बैंक करेगा तो वो कर सकता है मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके। किस तरह कैसे करेगा, इसको भी ये छोड़ दो, ये पूरा डिटेल चैप्टर है। ठीक है, तो इसको जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। टाइप्स क्या है मॉनेटरी, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दो टाइप्स हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, और उसमें वो टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को चेंज लिखा हुआ है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन एट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या, कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके या मनी सप्लाई को चेंज करके, बस ये अपनी ध्यान में रखो। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, वो पर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का, तो फिर हम वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बजट डेफिसिट के ऊपर। अभी अच्छा, हर गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट प्रिपेयर करती है। बजट में क्या होता है उसके पास, कि वो देखते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, और हमने एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पर करने हैं, ये पहले से तय कर लिया जाता है। अच्छा, अब अगर रेवेन्यू का, मतलब गवर्नमेंट का जो ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो है टैक्स, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है।
जो वो टैक्स कलेक्ट करती है वो उसकी इनकम होती है, फिर वो उसको एक्सपेंड करती है। अच्छा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो आपका बजट डेफिसिट में होता है, फिर आपकी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। तो बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए फिर जो गवर्नमेंट बोरो करती है, लोन लेती है, आईएमएफ के पास जाती है, और फिर उनकी कंडीशन मानती है, और फिर उसका इम्पैक्ट आपके पास आता है कि आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो उनकी कंडीशन कि आप उनसे पता है कि आपको अगर कोई भी लोन देगा तो वो ये मेक श्योर करेगा कि आप वापस करेंगे या नहीं करेंगे। तो कैसे वापस करेंगे, तो वो आपको बताता है कि भाई बिजली के बिल बढ़ा दो, पेट्रोल महंगा कर दो। ठीक है ना। तो कह रहे थे इकोनॉमी इज अफेक्टेड व्हेन देयर आर लार्ज बजट डेफिसिट। जो हमारी इकोनॉमी अफेक्टेड इकोनॉमी है, हमारे पास इन्फ्लेशन रेट भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो इसका सारा वजह क्या है कि आपका बजट डेफिसिट, आपने अपने एक्सपेंडिचर्स ज्यादा किए हुए हैं। ठीक है ना, अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कट कर लें और आपके पास जो रेवेन्यू है उसी में रह के खर्च करेंगे, तो आपका बजट डेफिसिट एलिमिनेट हो सकता है। तो फिर आपको आईएमएफ पर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप कहें कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने लोन लिए हुए, हम वो लोन वापस कर रहे हैं, तो वो आप कहते हैं ना, चादर देख के पाँव फैलाओ। अगर आप एक गरीब मुल्क हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर इम्पोर्टेड गुड्स मौजूद हों, हर तरह के लग्जरी आइटम्स अवेलेबल हों, आपके प्राइम मिनिस्टर जो वो बड़े बड़े महलात में रह रहे हों, उनको गाड़ियां दी गई हों। तो ये सारे आप अपने एक्सपेंडिचर्स कट कर देना, और जितनी आपके पास इनकम जनरेट हो रही है उसी में आप गुजारा करें, तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। बहरहाल ठीक है, तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमने बजट डेफिसिट देख लिया कि जो लार्ज बजट डेफिसिट होता है वो आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। बजट डेफिसिट क्या है कि आपकी जो स्पेंडिंग है जो आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो, यानी कि जब आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप क्राइसिस में आ जाएंगे, आप लोगों से कर्जे मांगेंगे, फिर आप परेशान होंगे कैसे वापस करूं, कहाँ से वापस करूं। ठीक है, तो यही हमारी इकोनॉमी का भी हाल है। तो हमारी इकोनॉमी वही का हाल उसी शख्स जैसा है जो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है, और वो खर्च किए जा रहा है कि बस मैं लेता रहूंगा, और दूंगा कैसे ये नहीं पता। तो the large budget deficit of the 1980s and the early 1990s are unusual। अच्छा, ये जो वो अमेरिकन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, क्योंकि ये जो बुक है वो अमेरिकन ऑथर ने ही लिखी है। कह रहा है कि 1980 और 1990 में जो बजट डेफिसिट है वो अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा था। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक माइट डाइवर्ट फंड फ्रॉम मोर प्रोडक्टिव यूज। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पब्लिक से बोरो किया और उसको प्रोडक्टिव यूज, मैंने कि इंडस्ट्रीज लगाई, ऐसी इन चीजों में यूज किया जहां से प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। तो फेडरल बजट डेफिसिट माइट बी लिंक टू द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो कह रहा है कि जब भी बजट डेफिसिट होता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है बजट डेफिसिट की वजह से। ठीक है, तो ये हमने चीजें जो है वो डिटेल में डिस्कस कर ली हैं पहले ही। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, बस उसमें ये बात ख्याल रखो कि क्यों क्वेश्चन करते हुए जब भी कर रहे हो तो टाइम देख लिया करो, आपका इथिकल बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, आप 12 बजे मैसेज करेंगे सर ये बता दें। ठीक है, तो ये ऐसा ना हो, आप जो है वो 6 बजे तक आप पूछ लें, और फिर कोशिश करें 5 5 बजे तक पूछ लें, 6 तक भी ना जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और वो है एग्रीगेशन। हमने पहले देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल चीजें पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे देखो, जो इकोनॉमी की इनकम है वो एग्रीगेट है पूरे लोगों की इनकम का, यानी कि जो जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें कॉरपोरेशंस का ओनर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, लेबर भी है, लैंड ओनर भी है। उन सबकी इनकम को जब आप एग्रीगेट कर लेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि एक मार्केट जो एक ठेले वाला आलू बेचा है, दूसरे ठेले वाला आलू बेचा, हम अलग अलग को नहीं डिस्कस कर रहे, हम क्या करेंगे ओवरऑल।
इंडस्ट्री का आउटपुट क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट एंड फोकस ऑन नेशनल टोटल, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट। यानी कि एक इंडस्ट्री का आउटपुट नहीं, पूरी इकोनॉमी ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल क्या कर रहा है ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ समिंग इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल टू ऑब्टेन द इकोनॉमी वाइड टोटल इज कॉल्ड एग्रीगेशन। तो जो प्रोसेस है जिसमें आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स को सम अप कर रहे हैं कि आपको इकोनॉमी वाइड टोटल पता चल जाए, इस प्रोसेस को हम एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग क्या करते हैं कि फ्यूचर में आपका जीडीपी क्या होगा, फ्यूचर में जो है वो आपके इन्फ्लेशन रेट क्या हो सकता है, फ्यूचर में जो है वो आपकी सेविंग्स कितनी होंगी, ट्रेंड को देखते हुए ये मैक्रो इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो इवेंट हुआ है, कोविड आया है, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, ये एनालिसिस है। जो वॉर हो रही है या अब जो भी अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, तो इसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे क्या आएगा, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। फिर मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च है कि वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, डेटा कलेक्शन है, क्योंकि देखो जब आप एग्रीगेट कर रहे हैं तो आपको डेटा कलेक्ट करना है इंडिविजुअल्स का, ताकि आप उसको एग्रीगेट कर सकें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो जॉब होती है वो फोरकास्टिंग की होती है, एनालिसिस की होती है, रिसर्च की होती है और डेटा डेवलपमेंट की होती है, ठीक है। तो अभी उसने स्लाइड्स के अंदर जो वन बाय वन ये डिटेल में बताया हुआ गया कि फोरकास्टिंग क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैज सम सक्सेस इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन टू मैनी फैक्टर्स आर हाईली अनसर्टेन। तो कह रहा है कि जो फोरकास्ट करते हैं आप फ्यूचर को, वो शॉर्ट रन में तो सही होता है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग रन आप 10 साल बाद नहीं बता सकते। यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि अगले साल क्या होगा, तो ये मैं ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ बजाय इसके बताऊँ 20 साल बाद क्या होगा। तो इसलिए कह रहा है कि शॉर्ट रन जो फोरकास्ट होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, लॉन्ग रन फोरकास्ट जो है वो हाईली अनसर्टेन होते हैं। Analyzing and interpreting the event as they happen help both private sector and public sector। मैंने आपको बताया कि जैसे कोविड आ गया, इवेंट अगर हुआ है, तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे। तो ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को हेल्प करता है। तो प्राइवेट सेक्टर में फर्म अगर ऑपरेट कर रही है तो उसको पता होना चाहिए कि जो कोविड आया तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसी के हिसाब से फिर वो अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करेगा। रिसर्च में हम क्या कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन जनरल, कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के पास कितना है, पब्लिक सेक्टर के पास कितना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोल है, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है। और फिर यही जो आपके पास जो रिसर्च होती है ये आपको हेल्प करती है फोरकास्टिंग और एनालिसिस में। अच्छा, अब हम मेरे ख्याल में से अपने आज के लेक्चर को जो वो यहीं तक रखते हैं। मैं व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू, जो इकोनॉमिक थ्योरी है और डेवलपिंग टेक्सिंग थ्योरी, डेटा डेवलपमेंट, इसको जो है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो उसको कंप्लीट करके चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम फिर यहीं पर एंड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च के ऊपर। कोई भी क्यूरी हो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, और लेकिन टाइम का ख्याल रखिएगा कि और टाइमिंग के अंदर आप वो क्यूरी ना करें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।